नमस्कार, मैं आदित्य सिन्हा। आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ 365 टाइम्स के स्पेशल इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू में आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र अग्रवाल सर से। आप सभी जानते होंगे सुभाष चंद्र अग्रवाल सर एक विश्वविख्यात आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ-साथ सुभाष चंद्र अग्रवाल सर काफ़ी सारे सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, जो कि जन अधिकारों से जुड़े हुए सामाजिक कार्य होते हैं, आपके संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हुए कार्यों से लगातार जुड़े हुए हैं और आम जनता को संविधान के दायरे में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दिलाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, सुभाष चंद्र अग्रवाल सर ने। तो आज मैं स्वागत करता हूँ सुभाष चंद्र अग्रवाल सर का। सर सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए इतने कम समय में और हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए राज़ी होने के लिए। नमस्कार। सर आप सबसे पहले मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि वो कौन-सी मैं डायरेक्ट उस चीज़ पे आता हूँ कि कौन-सी वजह थी जिसने आपको प्रेरित किया कि आप इस हद तक अपने कार्य को लेकर सीरियस हो गए अपनी ज़िंदगी में कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे प्रेस्टीजियस संस्था ने भी आपके कार्यों को रिकॉग्नाइज़ किया और एक मंच दिया, एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, जहाँ से कि सारी दुनिया आपको जानती है आज? देखिए, मैं शुरू से ही एक तो ईमानदारी और के प्रति समर्पित हूँ और अन्याय ना सहने का मैंने एक बहुत हद तक कोशिश करी है। ये 1967 की बात है। मैं दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज कश्मीरी गेट का छात्र था। उस ज़माने में सिंगल डोर डीटीसी बसेस चलती थीं और उसमें प्रायः क्या होता था, कंडक्टर गेट पे खड़ा हो जाता था। 20 पैसे का टिकट होता था तो 10 पैसे वो लेता था, बिना टिकट उतार देता था। 10 पैसे कंडक्टर ने कमाए, 10 पैसे सवारी ने बचाए और नुकसान डीटीसी को होता था, पब्लिक अथॉरिटी को। मेरे को ये बर्दाश्त नहीं था। एक बार मैं माल रोड से लाल किला आ रहा था तो 20 पैसे का टिकट था, मैंने उसे 20 पैसे दिए तो उसने कहा नीचे उतर। मैंने कहा मैंने पूरे पैसे दिए हैं, मैं 50-50 नहीं कर रहा, मेरे को टिकट चाहिए। उसने कहा तू नीचे उतर, तेरा टिकट तेरे को देता हूँ। और जब मैं नीचे उतरा तो उसने एक 5 पैसे के टिकट के कई टुकड़े करके मेरे पीछे फाड़ के फेंक दिया और बोला ले अपना टिकट, इसे शायद लगा के चाट। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि ईमानदारी की सजा भुगती गालियां खा के और वो बेईमान जो है उसको पूरी प्राप्ति हो गई। तो मैंने वो पूरा इंसिडेंट, बस नंबर, रूट नंबर, टाइम वगैरह सब नोट कर लिया और उस समय एक बिल्कुल। हिंदी हिंदुस्तान दैनिक निकलता था और उसमें एक नया अच्छा, कॉलम संपादक जी हमारी दिल्ली में। मैंने एक 5 पैसे के पोस्ट कार्ड पे उसमें ये सारे इंसिडेंट लिख दी और नाम लिखा सुभाष चंद्र अग्रवाल, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली, क्योंकि उस समय मैं बहुत डरपोक प्रवृत्ति का था। मैंने सोचा सरकारी अच्छा। कर्मचारी शिकायत करेंगे तो शायद गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने कहा कि दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में 1500 छात्र थे उस समय, तो वो आएंगे तो 1500 में कहाँ ढूंढते फिरेंगे। पर और पहली बात तो मैंने सोचा कि शायद पत्र संपादक के नाम छपते ही सिफारिशों से है, और मेरे सारे अंदाजे गलत निकले। वो पत्र छप भी गया और पत्र छपते ही जिस दिन छपा, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया ही सब कुछ था। और प्रिंट मीडिया में लेटर्स टू एडिटर में अब तो एड्रेस नहीं छपता, उस जमाने में एड्रेस भी छपता था। तो ओके। कंप्यूटर का नहीं था। तो लंच बाद एक डीटीसी की वैन मेरे को ढूंढते हुए आ गई। तो मेरे दोस्तों ने ओह माय बताया गॉड! कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, डीटीसी वाले आए तुम्हें ढूंढने। मैंने कहा ये तो आज गिरफ्तार करने आ गए। तो मैं पीछे के दरवाजे से कॉलेज से भाग लिया। पर अगले दिन जब मैं छिपते छिपाते पिछले के दरवाजे से ही, तो दोस्तों ने कहा कि भाई वो तो कंडक्टर से माफी मंगवाने आए थे और तुम भिखारी डर के भाग लिए। तो मेरे को पता लगा कि प्रिंट मीडिया कितना इफेक्टिव है, संपादक के नाम पत्र कितने इफेक्टिव है। बस उस दिन से और मैंने पावरफुल चीज़। ये जो है एक नियम बना लिया कि संपादक के नाम पत्र लिखो। पर एक मैंने सोचा कि भाई अगर वो कंडक्टर की नौकरी चली जाती तो भुगतना पड़ता सारे उसके परिवार वालों को। मैंने कहा कि मैं सजेशंस बिल्कुल। लिखूंगा और शिकायतें कम करूंगा। सजेशंस ऐसे लिखूंगा कि शिकायतें पैदा ही नहीं हो। तो मैंने नियमित रूप से संपादक के नाम पत्र लिखने शुरू कर दिए।
तो पहले मैं हिंदी में लिखता था, पर फिर मेरे को ज़्यादा राइटर्स क्रैम्प हो गया। इंग्लिश टाइप हिंदी टाइपिंग मेरे को आती नहीं थी। मैंने एक सेकंड हैंड टाइपराइटर पोर्टेबल खरीदा और उससे सिंगल फिंगर टाइप करता था, देख देख के, ABCD देख देख के। ओके। आज मेरे को ओके। अभ्यास है कि शायद सिंगल फिंगर टाइप में भी मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। और मैं रोज सजेशन से बिल्कुल लिख। बिल्कुल सर। और कुछ समाचार पत्र तो ऐसे थे जो प्रतिदिन मेरा एक पत्र छाप देते थे। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक समय एक इवनिंग न्यूज निकलता था, इवनिंग डेली इंग्लिश का। तो उसमें तो रोज ही ओके। एक छप। ऐसे ही और कुछ थे जो जिनकी सर्कुलेशन कम थी, वो तो रोज छाप देते थे। और जिनकी सर्कुलेशन ज्यादा थी, वो हफ्ते में एक या 15 दिन में एक छाप देते थे। पर सब मेरे जो पत्रों को पूरा महत्व देते थे। फिर मैं यहाँ पे नहीं रुकता था, फिर मैं आगे बढ़ता था। जैसे वो इवनिंग फोटोस्टेट तो उस जमाने में थे नहीं, तो इवनिंग न्यूज 5 पैसे बिल्कुल का, उसकी 25 कॉपी खरीद लेता था। और उसमें से पब्लिश कटिंग काट के जितने भी कंसर्न लोग थे, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न सेक्रेटरी, उन सबको वो पब्लिश कटिंग काट के भेज दिया करता था। और वो उन पे अमल होता था, तो मेरे को बड़ी संतुष्टि मिलती थी। और बिल्कुल। कई बार तो मतलब मेरे को केंद्रीय मंत्रियों का और सबका किसी मंच पे जब सामना हुआ, बोले वही हम तुम्हारे पत्र बड़ी संजीदगी से पढ़ते हैं और उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं। एक बार तो वो बोले कि जैसे मेरी पत्नी भी लिखती थी, तो कि भाई, मैंने कहा सर आई एम सुभाष चंद्र अग्रवाल, तो वो बोले मंत्री महोदय शी मस्ट बी मिसेस मधु अग्रवाल। ऐसे ही मेरे जो अब वाले इलेक्शन का वो चला है कंसेप्ट, ये मैंने 1967 में दिया था, जब पहली बार मिली जुली सरकारें बनी थी। और आप सोचिए कि मेरे को कितनी आत्मसंतुष्टि मिली होगी। मैंने पोल रिफॉर्म्स बिल्कुल पे बिल्कुल। आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल जो है सबको भेजा। और आप सोचिए कि उस समय के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर M उदयतुल्ला, उन्होंने तो हैंड रिटन लेटर लिखा मेरे को, लिफाफा भी सेल्फ हैंड रिटन, और टिकट भी सरकारी शेर की मूर्ति का ना होके नॉर्मल। और उन्होंने पहला सेंटेंस यही लिखा, यू थिंक सो सीरियसली एंड सिंसियरली इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट यू आर माई पर्सनल फ्रेंड, आई विल नॉट यूज ऑफिशियल मशीनरी इन कम्युनिकेटिंग विद यू। और इसी तरीके से सभी के पत्र आए, जितने भी मुख्य चुनाव आए उस समय के रहे, मैं सभी को भेजा करता था। सबके डीओ लेटर आज भी मेरे पास रिकॉर्ड में है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के सबके जवाब आए। मुरारजी देसाई का तो एक हैंड रिटन पोस्ट कार्ड आया, चाहे उनका कुछ भी व्यू था। उन्होंने ये लिखा कि ओके। भाई, तरीके के इतने महत्वपूर्ण विषयों पे एक पत्राचार के माध्यम से कोई सलाह मशवरा नहीं करना चाहता, ये उनका व्यू था। पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। ऐसे मेरे पास अनगिनत पत्र भरे पड़े हैं। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है। और उसके तो सर अलावा आरटीआई का जो सफर है आरटीआई का, मैं आपको रोकना चाहूँ थोड़ा। आरटीआई के बारे में मैं सर जानना चाहता, क्योंकि आपने इवॉल्व होते हुए देखा होगा पूरे उस प्रोसेस को, जिसने ये सूचना के अधिकार का जो आम आदमी तक आज पहुंच है, हर इंसान सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, और उसको आम आदमी तक पहुंचते हुए आपने बड़ी करीब से देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उस सफर के बारे में थोड़ा-सा मैं एक टाइम लैप्स लेना चाहूँगा कि किस तरह का वो सफर था जब आपने शुरू किया था इस तरीके के का इनिशिएटिव, जो कि आगे जाकर के आरटीआई की शक्ल लिया उसने, अगर हम कहें तो सही तौर पे चीज़ों को। देखिए देखिए ऐसा है कि विपत्ति अनुभव के लिए सबसे बड़ा विद्यालय होती है। मैं मेरा जो जीवन है बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। बाल्यावस्था से 12 साल की उम्र से मैं इस संघर्ष से झेलता आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अन्याय कभी नहीं सहना चाहा और बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस था। मेरे पिताजी पे मेरे चाचा जी ने एक झूठा और बेसलेस मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि उनके जो दामाद थे वो हाई कोर्ट में जज थे, और बाद में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो
उनको वकील भी फ्री में मिलते थे, हमारे को वकील जो मिलते थे वो 3 महीने में छोड़ के भाग जाते थे, फीस भी पूरी ले बिल्कुल। लेते थे। इट इज वर्चुअली ए केस अगेंस्ट ए जज, क्योंकि उस केस में पूरी तरीके से उनके दामाद का उनके पीछे बैक था, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज ये सब उनके पीछे थे, और हमने 16 साल तक जुडिशियल टॉर्चर सहा, जिसमें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी एक शामिल थे। पर अति ओहो। होती इसकी, दिसंबर 2004 में एक जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने हमारी अपील सुनी भी और उसे खारिज करना ही था। वो हमारे चाचा जी के इतने करीब थे कि उनके सरकारी निवास से हमारे चाचा जी ने एज इनवाइट ही अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी करी थी। तो इनका कंडक्ट कोड कहता है कि अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेशन हो तो उसके जज को से उसके केस से आपको रेक्यूज करना पड़ेगा, पर उन्होंने नहीं किया। तो ये अति हो चुकी थी। मैंने 3 जनवरी ओके। 2000 को हमने बहुत बहुत टॉर्चर सहे। एक बार ये एक हमारा केस था, उसका नंबर 67 था दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो कभी रीच नहीं होता। जो जज थे उन्होंने प्रायर इवनिंग को पहले 66 केसेस को बिना एडजॉर्नमेंट मांगे एडजॉर्न कर दिया, जिससे कि हमारा केस का नंबर 1 हो और हमारे खिलाफ वो फैसला कर चुके। ये सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो मैंने तीन ओके। जनवरी 2005 को उन जज महोदय की जिन्होंने उसे जिनके ऑफिशियल रेजिडेंस से हमारे चाचा जी ने अपनी पोती की शादी करी थी और हमारा अपील सुनी, तो वो जो है उनकी ऑफिशियल कंप्लेंट 3 जनवरी 2005 को उस समय के मुख्य न्यायाधीश को कर दी, और 10 फरवरी 2005 को वही कंप्लेंट राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी कर दी। और उस समय तक सूचना का अधिकार कानून नहीं आया था। तो मैं रोटरी अच्छा। क्लब का member हूं, तो वहां पे एक बार ही एक गेस्ट स्पीकर आए, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई सूचना का अधिकार आने वाला है जिसमें कि आप जो पूछोगे गवर्नमेंट से वो जानकारी मिलेगी। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगी? बोले सुप्रीम कोर्ट जनता के पैसे से चलता है, तो वहां की भी एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी आपको पूरी मिलेगी। तो 12 अक्टूबर 2005 को जैसे ही सूचना का अधिकार कानून आया, मैंने उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय में एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करी, कि जिसमें मैंने पूछा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट पे इंफॉर्मेशन मांगी, कि मेरी कंप्लेंट पे क्या एक्शन टेकन हुआ उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो मैं उस समय तक इतना सिक्योरिटी का तामझाम नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पे बड़े बेकदरी के साथ मेरे को कह दिया गया, चले जाओ यहाँ से, कोई सूचना का अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। पर ठीक है, जब उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया तो मैं तो लिफाफे में बंद करके एक लेटर जो है सूचना के अधिकार का और 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ वहां पे काउंटर पे छोड़ आया, पर जवाब कुछ नहीं आना था। पर जब मैंने राष्ट्रपति भवन से वही सूचना मांगी तो राष्ट्रपति भवन ने तुरंत 5 दिन के अंदर जो कायदा है वो मेरी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को पता लगा कि हम सूचना के अधिकार कानून में आते हैं, तो फिर उन्होंने एक बड़ा वेग ओह। दिया कि योर कंप्लेंट हैज बीन पुट ऑन द रेलेवेंट हाई कोर्ट फाइल। तो हमने कहा जी ये तो बात समझ में नहीं आई, क्या इन्होंने लिखा है। हमने फर्स्ट अपील लगाई। फर्स्ट अपील का मेरे को जो तजुर्बा है, अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में क्या हाल है, उस समय तक तो जनरली वो सीपीआईओ के रिप्लाई को एंडोर्स कर देते थे। मामला केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचा। जब नया नया कानून था तो बहुत शुरू की अपील थी। एक कमरे में ही एक डिवीजन बेंच बैठती थी, रजिस्ट्रार खुद बैठते थे। वहां पे केस गया तो जो मुख्य मुख्य सूचना आयुक्त थे जनाब वजाहत हबीबुल्ला, और दूसरी कमिश्नर थी मैडम पद्मा बाला सुब्रमण्यम, और रजिस्ट्रार खुद ओके। बैठे थे। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लेडी एडवोकेट भेज दी, वो शायद बिल्कुल बिना ब्रीफिंग के आई थी। तो वहां पे बोलेंगे जी अब आप कुछ नहीं बोलिएगा, मैं ही बोलूंगी। मैंने कहा मैडम मेरे को बोलना नहीं आता, मैं तो लिख सकता हूँ, आप ही आप बोल दो। वास्तव में उस समय तक बोलना नहीं आता था, अब तो मैं 3-3 हजार की गैदरिंग भी एड्रेस कर लेता हूँ। तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रार जो थे उनका जो बिहेवियर था वो देख के वो भी रुष्ट हुए।
उन्होंने कहा, मैडम आपके क्लाइंट पे 25,000 की मैक्सिमम पेनल्टी लग चुकी है, ये सोचिए आप, इतनी एप्लीकेबल है। फिर मैडम पद्मा बाला सुब्रमण्यम ने उन्हें वो लेटर दिखाया, यूं बोले ये लेटर तो आप एक गिनीज रिकॉर्ड होल्डर को देते हैं, ऐसी सूचना आम आदमी को क्या देते होंगे। तो उन लेडी एडवोकेट का जो गुस्सा था वो जब भी शांत नहीं हुआ, बोले आप क्या चाहते हैं, हम ये बता दें कि इनकी कंप्लेंट दिल्ली हाई कोर्ट कब गई है। तो वजाहत अबीबुल्ला साहब में पेशेंस बिल्कुल। हुआ। फिर वो रिएक्ट की, बोले मैडम बस मेरे को तो ये बता दो कि इनकी कंप्लेंट दिल्ली हाई कोर्ट कब गई है, बाकी हम देख लेंगे। वो वायदा करके चली आई, पर कंप्लेंट दिल्ली हाई कोर्ट गई हो, वो कोई ब्रीफिंग लेके आई सही। होती भी थी। फिर मेरे तो एक एक दिन भारी हो रहा था। जुडिशियल टॉर्चर जिसमें कि पीछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मिला हुआ है, तो उसमें आप सोचिए कि एक लिटिगेंट की क्या हालत होगी, मनोदशा एक युवा की। हमारा तो जितना यूथ टाइम था वो तो इस जुडिशियल टॉर्चर में ही खत्म हो गया। फिर मैं गया, तो जो रजिस्ट्रार साहब जो अपीलेट अथॉरिटी थे, जहाँ पहले हमें बड़े मतलब बेदर्दी से हमें भगाया जाता था, अब उन्होंने वहां पे बड़ी इज्जत से, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, वो बर्खास्त करके मेरे को बड़ी इज्जत से अंदर बुलाया और बोले जी बैठिए, आप ठंडा लीजिए, चाय लीजिए। मैंने कहा सर ये कुछ नहीं लेता, बड़ी कृपा होगी, जो ऐसा ऑर्डर हुआ था वो ऑर्डर मेरे को आप बता दिए। तो वो रजिस्ट्रार साहब बोले जी जब फाइल दिल्ली हाई कोर्ट गई नहीं तो हम क्या फाइल दे रहे हैं आपको, क्या सूचना दे रहे हैं। और हमने अपनी एडवोकेट से कहा था ब्रीफिंग लेके जाओ, बिना ब्रीफिंग के चली गई। तो हम तो लाचार हैं। खैर दोबारा हियरिंग हुई, फिर हियरिंग हुई कि चीफ जस्टिस से पूछ के बताओ कि इनकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई। मेरे को जान के बड़ा बिल्कुल। ताज्जुब हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उद्धृत करते हुए जो रजिस्ट्रार साहब ने, अपीलेट अथॉरिटी ने सूचना दी कि नाइदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट सुप्रीम कोर्ट is disciplinary or appointing authority for judges of higher courts including that of high courts। अब बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलिए अपॉइंटमेंट के लिए चाहे कॉलेजियम ही करता है अपॉइंटमेंट, एंडोर्समेंट बाद में गवर्नमेंट करती है, या अपॉइंटमेंट वारंट पे राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं, पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है। ये कैसे, ये इन्होंने मेरे को इन हाउस प्रोसीजर आरटीआई एक्ट में दे दिया, जिसमें साफ स्पेल आउट किया हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट में किसी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट पहुंचेगी तो कैसे उस पर अमल किया जाएगा। और वो इन हाउस प्रोसीजर बहुत जगह इम्प्लीमेंट भी हो चुका। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ओके। हम अथॉरिटी नहीं है। और वो लेटर लेके मैं कई लॉ स्कूल्स में, नेशनल लॉ स्कूल और सब जगह में गया, और वो लेटर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि देखिए ये जवाब मिला है, सब ताज्जुब में रह जाते हैं। पर ये आरटीआई एक्ट की एक प्रबलता है कि उन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये लिख के दे दिया कि इस शख्स को भारत के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन इसलिए नहीं बनाया गया कि ये योग्यता पे खड़े नहीं उतरते थे। तो कितना दुर्भाग्य है देश का, ओके। एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनने के काबिल नहीं है, वो भारत की जुडिशरी को हेड करके चला गया। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। पर जब ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी तो एकदम ही कि सुप्रीम कोर्ट इन द डॉक, तो एकदम तहलका मच गया। फिर वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया के उन्हीं रिपोर्टर ने वो जो कंप्लेंट है मेरी, वो केंद्रीय सूचना आयोग में आरटीआई लगा के, क्योंकि उनकी फाइल में थी वो वाली कंप्लेंट, वहां से निकलवा के टाइम्स बिल्कुल। ऑफ पब्लिश कर दी। और पब्लिश करने का नतीजा ये निकला कि जो केस सुलट नहीं रहा था, वो जो हमारे चाचा जी थे उनके ऊपर जजों का दबाव पड़ा कि भैया अब इस केस को जल्दी से जल्दी कंप्रोमाइज करो। और 15 दिन के अंदर वो कंप्लेंट छपने के केस कंप्रोमाइज हो गया। जब से मेरे को पता लगा ये कितना प्रबल कानून है, फिर मैंने आरटीआई पिटीशन, ये अकेली पिटीशन थी जो कि मेरे अपने से रिलेटेड थी। उसके बाद जितनी भी पिटीशन लगी मेरी, वो न्यूज पेपर्स पे, समाचारों पे, पत्रों पे आधारित थी, या कई तरीके की चीजें थी, या पब्लिक अथॉरिटीज वाले मेरे को
खुद बताते थे हमारे विभाग में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें लगाओ, या न्यूज़पेपर के जो है रिपोर्टर्स हैं वो बताते थे। और एक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, मैं 67 से लेटर्स ट्विटर लिख रहा हूँ, तो मेरा अपना भी दिमाग चलता था। तो उसके बाद से मैंने नियम बना लिया कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में डेली एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाऊंगा। कभी पूरे हफ्ते नहीं लगती थी, तो मैं एक इतवार को बैठ के 7 लगा दिया करता था। तो इस तरीके से ये आरटीआई का ओके। शुरू हुआ, और जो कि आज इस मुकाम तक पहुंचा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत ही हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है सर कि आपके साथ हम बातचीत कर पा रहे हैं और आपके अनुभवों को जान पा रहे हैं, क्योंकि आरटीआई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, जो कि भारत के हर एक इंसान के अधिकारों से जुड़ा हुआ कानून है। सूचना के अधिकार, सूचना जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जानना कि सरकार में चल क्या रहा है, सरकार क्या और काम मैं कर इसके रही है, साथ ही कौन और क्या बताऊं बोल कि रहा है। मैंने मैंने इस सूचना के अधिकार के कानून को खाली भ्रष्टाचार उजागर के लिए नहीं उपयोग किया। जैसे 2G CW के जितने भी CWG और 2G के जितने भी एक्सपोजर हैं, ये मेरी ही जी, पिटीशन हुए थे। मैंने इसे सिस्टमेटिक रिफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल किया। वो कैसे करता था, मैं पहले सजेशन भेजता था, सजेशन भेज के उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लेता था। अब वो मेरे ओके, सजेशन प्रैक्टिकल होते थे कि उन्हें पहले अमल करना पड़ता था, उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट देते थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं पहले हमारे यहाँ की जो विदेशी डाक दरें थी वो बड़ी असंगत थी। मतलब आप अमेरिका में पार्सल भेजो, 500-500 ग्राम के 2 पार्सल भेजोगे तो कम पैसे लगेंगे, और उसे एक पार्सल बना दोगे तो ज्यादा लगेंगे। तो मैं बड़ी मेहनत अच्छा, सर्च करता था, कंप्यूटर थे नहीं। जीपीओ से जाके मैं पोस्टल टैरिफ की बुकलेट लाता था, फिर उसमें बनाता था कि अगर इसे हम इक्वल टैरिफ राइस फॉर इक्वल वेट स्लैब कर देंगे तो ये विसंगति दूर हो जाएगी। तो मेरा पहला प्रेस इंटरव्यू मीडिया का छपा था 1986 में। उसमें भी इस ओके, सुझाव का जिक्र था। और उस सुझाव का जिक्र जो था, पर मैं जब भी लिखता था ये सुझाव, जब भी भेजता था, रटा रटाया जवाब आता था, योर सजेशंस आर वैल्यूएबल टू अस एंड विल बी कंसिडर्ड इन नेक्स्ट टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ पोस्टल टैरिफ। एक बार तो ये कह दिया कि हमारी जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय डाक दर है वो इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन डिसाइड करता है। मैंने उन्हें भी चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कहा हम कौन ओके, होते हैं आप तरह डिसाइड करने वाले। फिर 2014 के करीब इसी एस्पेक्ट को लेके मैंने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी, तो मैं केंद्रीय सूचना आयोग चला गया और मैंने उन्हें दिखाया वो प्रेस क्लिपिंग। मैंने कहा जी आज 30 साल हो गए ये वाला सुझाव भेजते हुए, और आज तक क्या पोस्टल टैरिफ रिवाइज नहीं हुए। वो भी ताज्जुब में रह गए। उन्होंने एकदम जॉइंट सेक्रेटरी पोस्टल डिपार्टमेंट को डायरेक्शन की दी कि इनके सुझावों पे एक्शन टेकन रिपोर्ट दी जाए। और आपको जान के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि मेरे को डाक विभाग में बुलाया गया और बड़ा सम्मान किया गया, और मेरे से कहा गया कि हमें नहीं पता था हमारे विभाग में इतना देर है। और बाद में वो जो विदेशी डाक दरें थी वो बकायदा तर्क संगत हुई, इक्वल टैरिफ प्राइस फॉर इक्वल वेट्स चला हुआ। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो समाज में आम लोगों के लिए जो सुधार हो सकते हैं, उन सुधारों में आरटीआई एक्ट के ज़रिए कार्य करके आप महत्वपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सर, मैं आपसे आपके लाइफ के बारे में मैं पढ़ रहा था और मैंने रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कहीं देखा कि रतन टाटा जी, जो कि हमारे बहुत ही महान उद्यमी हैं, थे देश के, जिनका अभी-अभी निधन हुआ है, तो पूरा देश शोकाकुल था उस बात को लेकर के। लेकिन आपके ज़िंदगी में रतन टाटा जी किस तरीके से एक मूल्यांकन करते हैं आप वो उनकी ज़िंदगी का और आपकी ज़िंदगी का और आपके डिसिप्लिन्स का, जो आपने फ़ॉलो किए लाइफ़ में प्रिंसिपल्स, उनको सर? देखिए, मैं पारसी कल्चर से शुरू से प्रभावित था, क्योंकि पारसी कल्चर में ये लिखा है कि ये कहा जाता है कि लिव फॉर द सोसाइटी एंड नॉट फॉर योरसेल्फ। यही वाह! सिद्धांत मैंने अपनाया। और मैंने भी नो चाइल्ड थ्योरी अपनाई कि उसकी दो वजह थी। एक तो समाज सुधार था ही, दूसरी मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं थी, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि हम बड़े डोमिनेटेड सिटीजन की तरह पे हमने अपना बचपन बिताया।
हमारी जॉइंट फैमिली, जॉइंट बिजनेस थी। यहाँ पे हमारे चाचा जी ने भरपूर बेईमानी करी और भरपूर सब कुछ किया। हम थर्ड ग्रेडेड सिटीजनशिप की तरह लाइफ बिताते थे उसी जॉइंट बिजनेस में, इक्वल पार्टनरशिप में, और उनके बच्चे जो हैं वो 5 स्टार लाइफ बिताते थे। 1960s के डिकेड में वो 3 महीने का 3 रूम सूट लेकर नैनीताल में रहते थे। प्लेन से चलते थे, जब खाली बिरला टाटा ही चलते थे या आईसीएस ऑफिसर चलते थे। हमारे पिताजी बद्रीनाथ केदारनाथ ले जाते थे तो भी कहते थे वो थर्ड क्लास के जो लकड़ी के फट्टे वाली केबिन है, कोच है, उसमें आके जगह रोक लेना, 54 रिजर्वेशन की बच जाएगी। तो इसमें मैंने कहा कि मेरे पिताजी अपने छोटे भाई से मुंह नहीं छोड़ सके, भुगतना मेरे को पड़ा, उनके बच्चों को पड़ा। ऐसे ही मैंने सोचा कि ये बंटवारा सबसे बुरी चीज है। मैंने अपने आप को पूरा अपने छोटे भाई के लिए समर्पित कर दिया कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा अपने भाई के लिए करूंगा, और बच्चे पैदा नहीं करूंगा तो मुंह नहीं रहेगा। सब कुछ छोटे भाई को ही सर्व समझ लिया था। और रतन टाटा जी से वही वाली बात है कि रतन टाटा टाटा और मेरे में बस इतना ही फर्क था, दोनों के विचार एक थे, पर उनके पास पैसा था, वो उस पैसे का परोपकार में सदुपयोग करते थे। मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं था, इसलिए मैं अपने लेखन से कर पाया। और रतन टाटा का नाम लेकर तो आपने मतलब, मैं तो ये समझता हूँ कि आज महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिसीजन ली, वो प्रस्ताव पास किया कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए। मेरे को इस बात का बिल्कुल अफसोस कि भारत रत्न उन्होंने जीते क्यों नहीं दिया गया। और भारत रत्न तो उस बिल्कुल ऐसी के लिए एक बहुत छोटी चीज रह गई, जहां आजकल इस पे लगभग पॉलिटिशियंस की मोनोपोली हो गई है। वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए था, नहीं मिला। खैर अब दे दें। अब भारत रत्न बहुत छोटी चीज है। मैं तो भारत सरकार से अपेक्षा करूंगा कि उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे भारत सरकार। देखिए, उनके मृत्यु से वो ही उनका, मैंने इतने फेसबुक और सोशल मीडिया देखे, कहीं पे भी उनके खिलाफ कुछ नहीं है। और ये एक शायद विश्व रिकॉर्ड होगा कि ऐसी महान आत्मा के लिए जितने ऑबिचुरीज आई और जितने लाइक्स आए, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड होगा। और रतन टाटा जी के लिए देखिए, दान तो करना, जी परमार्थ करना दो अलग अलग चीज हैं। वो दान नहीं करते थे, वो दूर से ही पहचान लिया करते थे, और ऐसे उस उसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे कि एक हाथ से दूसरे हाथ को नहीं पता लगे। लोग आप तो दान करते हैं बिल्कुल तो के लिए करते हैं, और हल्ला गुल्ला वो बहुत करते हैं लोग। हाँ रतन टाटा का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो उनका बहुत ही कदरदान हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। और अफसोस ये है कि मैं कभी, मेरी औकात नहीं थी उनसे मिलने की। मैं क्यों झूठ बोलूं, कहाँ वो कहाँ मैं, तो कहाँ मेरी है, और रतन तमन्ना टाटा सर तो सर सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, हम सब के लिए सर, है ना? पूरे विश्व के आपके लिए, ना सिर्फ भारत के जी लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर हम और कहें तो कैपिटलिज्म और बात हुआ ना सोशलिज्म के पारसी, मिक्सचर थे रतन टाटा। हाँ, पारसी कल्चर पे मैंने देखा है कि बड़े अफसोस की बात है कि संसार की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कम्युनिटी और सबसे ज्यादा समर्थ कम्युनिटी ये तेजी से डिमिनिश हो रही है। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ने भी कोशिश करी कि पारसी कम्युनिटी एलिमिनेट नहीं हो जाए। इस बात की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। मैं तो अपेक्षा करता हूं कि पारसी कम्युनिटी से वो अपनी जनसंख्या, जैसा कि भारत सरकार भी चाहती है, बढ़ाए। बल्कि ऐसा करना चाहिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन मेंबर्स के लिए सीटें रिजर्व हैं, वो पलट के पारसी समुदाय के लिए रिजर्व कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर आज आपसे बात करके सर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला और ख़ास करके आरटीआई एक्ट के बारे में, और आज हमने आपसे सर रतन टाटा सर के बारे में भी बात की, जो जो हमने रिसर्च करके रखा था कि क्या आप प्रेरणा स्रोत कौन से है आपके लिए। सर आगे मैं चाहूँगा आगे हम एक और पॉडकास्ट करें जिसमें हम कुछ एक ख़ास
बदलावों के बारे में अलग-अलग सेक्टर के बेस पे बात करेंगे कि कौन से सेक्टर में किस तरीके के बदलाव आपके आरटीआई एप्लीकेशन से और आपके लेटर से आया और उन महत्वपूर्ण बदलावों ने देश की प्रगति में कैसे अपना योगदान निभाया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नहीं, सर आपको हमसे जुड़ने के लिए आज। अंत में मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल। परमात्मा के विधान में विघन नहीं डालना चाहिए। नो चाइल्ड थ्योरी जो मैंने अपनाई थी, जिस मकसद से मेरा जी, तजुर्बा अच्छा नहीं था, ये नो चाइल्ड थ्योरी कोई अच्छी थ्योरी थी। बस इससे ओके। ज़्यादा तो मैं नहीं एक्सप्लोर कर सकता कि पर ये नो चाइल्ड थ्योरी अच्छी नहीं है। मैं इसमें टोटली फेल हुआ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। चीज़ों को देखने का अलग-अलग नज़रिया अलग-अलग वक़्त पे बदलता रहता है हमारा और उन्हीं बदलते नज़रियों के बीच में हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और महसूस करते हैं चीज़ों को और एन्जॉय करते हैं लाइफ़ को। और ज़िंदगी सर जीता ही रहनी चाहिए हमें खुशहाली के साथ, चाहे नो चाइल्ड पॉलिसी आप अपनाएँ या फिर यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ चाइल्ड। बट पर्सनली हम सबको खुश रहना चाहिए हर वक़्त। शुक्रिया सर, बहुत-बहुत। नमस्ते।